हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लुथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक की 2023 के रिक्रूटमेंट के बारे में। टोटल 11 पोस्ट के ऊपर 240 वैकेंसी निकाली गई, बट इस 240 वैकेंसी में से एक पोस्ट के ऊपर बम्पर वैकेंसी निकाली गई जो कि क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट और जिसपे वैकेंसी का नंबर है 200। तो हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सर, आप सिर्फ क्रेडिट ऑफिसर के बारे में क्यों बात कर रहे हो, और भी तो वैकेंसीज है। तो बात ऐसी है कि सीए रमन लुथरा क्लासेस सिर्फ क्रेडिट रिलेटेड एग्जामिनेशन में ही स्पेशलाइज करती है। आप जाके मेरी पुरानी यूट्यूब वीडियो को रेफर कर सकते हैं, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया का स्केल 1 का क्रेडिट ऑफिसर का एग्जामिनेशन हो या फिर वो इंडियन बैंक का क्रेडिट एनालिस्ट का स्केल 3 स्केल 4 का एग्जामिनेशन हो। आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आपको एक आइडिया लग सकेगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है। ठीक है जी, मैं खुद एक क्रेडिट ऑफिसर और क्रेडिट एनालिस्ट की तरह काफी इंडियन बैंक के लिए काम कर चुका हूँ। ठीक है जी, चलो बात को स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट पर स्केल 1 के लेवल पे वैकेंसी का नंबर है 200। आपकी रजिस्ट्रेशन आज स्टार्ट हो चुकी है, आज ओपन हो चुकी है। 24 मई से लेके ये 11 जून तक ओपन रहेगी। ठीक है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्रेडिट ऑफिसर के लेवल पे स्केल 1 के लिए जो पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है वो है नील, मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू के अंदर थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, बट अगेन ऐसा कोई रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर सीए एलिजिबल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एलिजिबल है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एलिजिबल है, और साथ ही साथ अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा है, एमबीए, पीजीडीएम इक्विवेलेंट, और उसमें स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है। फाइनेंस के साथ साथ अगर आपका क्या कहते हैं स्पेशलाइजेशन बैंकिंग है तो वो भी एलिजिबल है ना, उनके अंदर भी तो फाइनेंस ही होता है। ठीक है, तो वो एलिजिबल है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, बट आपके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। फुल टाइम पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा है तो उसके अंदर आपके मिनिमम 60 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है जी, और साथ ही साथ जब भी हम सीए, सीएमए, सीएफए की बात करते हैं तो साथ ही साथ हम सीएस के बारे में भी लिखते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, बट उसके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा गया। आई एम होपिंग कि आगे जाके कुछ दिन के अंदर एक कॉरिजेंडम आएगा जिसमें सीएस को भी एलिजिबल कराया जाएगा इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है? तो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर दो सिनेरियोस दिए गए। एक सिनेरियो है, सिनेरियो नंबर 2 क्या बोलता है कि हम डायरेक्टली इंटरव्यूज के लिए बुला लेंगे। अगर एप्लीकेशन कम आए तो सीधा इंटरव्यूज के लिए बुलाएंगे और उसके बेसिस पे सिलेक्शन कर दिया जाएगा, जो कि नहीं होने वाला। आपके जो एप्लीकेशन आएंगे उनका नंबर ज्यादा होने वाला है। तो सिनेरियो 1 क्या बोलता है कि आपका पहले हम लेंगे रिटन टेस्ट जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और फिर होगा आपका एक इंटरव्यू। इन दोनों के मार्क्स को एक्यूमुलेट करके, एग्रीगेट करके आपको ऑफर दिया जाएगा। बट थोड़ा सा ट्विस्ट है, पढ़ते हैं क्या। आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है, जो फेज 1 ऑफ एग्जामिनेशन है, उसमें आपको दो एग्जाम में डिवाइड करा गया, दो पार्ट में एग्जामिनेशन को डिवाइड करा गया। पार्ट 1 जिसके अंदर रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को डाला गया। अब इस एग्जामिनेशन में आपको हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्लियर करना है। हर एक सब्जेक्ट की एक कट ऑफ आएगी। ठीक है जी, हर एक, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, इसको क्लियर करने के बाद अगर आप इसके मिनिमम मार्क्स को क्लियर करेंगे तब जाके आपका प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम को इवैल्यूएट किया जाएगा। और ये प्रोफेशनल नॉलेज के एग्जाम को इवैल्यूएट करने के बाद जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है उसमें जो मार्क्स कैलकुलेट होंगे, जो एग्रीगेट होंगे, वो सिर्फ इंटरव्यू और प्रोफेशनल नॉलेज के होंगे। मतलब उस केस के अंदर आपके पार्ट 1 के मार्क्स को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, नहीं इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है जी, पढ़ते क्या लिखा गया। फेज 1 का आपका रिटन ऑनलाइन टेस्ट है जिसके अंदर क्या बोला, फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन द कैंडिडेट 1/4 मार्क की पेनल्टी लगेगी। तो 0.25 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे अगर आपका गलत हुआ, और सही हुआ तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। कोई भी एग्जाम, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, क्योंकि जितने क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स हैं, तो एक क्वेश्चन पे 1 मार्क है। ओके, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई ऑल द टेस्ट ऑफ पार्ट 1. The part 2, that is professional knowledge test, will be evaluated only for those candidates who qualify in each paper in the part 1. तो यहाँ पर आपका रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट्स इंपॉर्टेंट हो गया है। प्रोफेशनल नॉलेज की नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो प्रोफेशनल नॉलेज के
आपके क्वेश्चंस के आपके मार्क्स को इवेल्युएट करके आपको फाइनल मेरिट में इंक्लूड करा जाएगा। बट पार्ट 1 इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप पार्ट 2 का एग्जाम को इवेल्युएट करवा सको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका इंडिविजुअल टेस्ट का होगा पार्ट 1 का, वो बाद में बताया जाएगा स्टूडेंट्स की, जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को देख के। जनरली अगर मैं पास्ट के बारे में आपको बताऊं तो पार्ट 1 की जो कट ऑफ आती है उसका नंबर कम ही होता है, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं रहता। ठीक है जी, ओके। फिर पर्सनल इंटरव्यू के अंदर आपको बुलाया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस को देख के, और जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है उसके अंदर इंटरव्यू के मार्क्स, जो पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स है 50 मार्क्स। अच्छा, आपको इंटरव्यू के अंदर भी भले ही आपके प्रोफेशनल नॉलेज में अच्छे मार्क्स आ रहे हो, बट आपको इंटरव्यू के अंदर भी रिजेक्ट कर सकते हैं आपके कट ऑफ मार्क्स से कम देके। अगर उनको आपको परफॉर्मेंस ठीक नहीं लगी तो आपको इंटरव्यू में भी रिजेक्ट किया जा सकता है, चाहे आपके प्रोफेशनल नॉलेज में अच्छे मार्क्स हो। जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो किसके ऊपर होगा आपका? कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू, मतलब पर्सनल इंटरव्यू में आपको ओके कर दिया गया, विल बी प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर इशूइंग ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट स्कोर। एग्रीगेट करा गया स्कोर किसका? ऑब्टेन्ड बाय देम इन ऑनलाइन रिटन टेस्ट पार्ट 2। सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज की बात कर रहा है आप कि प्रोफेशनल नॉलेज में आपके कितने मार्क्स है और साथ में आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स दिए गए, इसको एग्रीगेट करके आपको ऑफर दिया जाएगा। ठीक है जी, समझ में आती है सर बात? अभी तक हमें बात समझ में आ रही है कि प्रोफेशनल नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो पार्ट 1 है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम एलिजिबल हो सके अपने प्रोफेशनल नॉलेज के एग्जाम को इवेल्युएट करवाने के लिए। ओके जी। अच्छा, अगर आप प्रोफेशनल नॉलेज को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, लॉजिक से प्रिपेयर करते हैं, समझते हैं भाई क्या चल रहा है, तो आपके इंटरव्यू के लिए कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर कर लेंगे। जो इस पर्टिकुलर जॉब में रिक्वायरमेंट है वो आप कहीं ना कहीं प्रोफेशनल नॉलेज में पढ़ लेंगे सारी की सारी बात। जो इसके जॉब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी आप एग्जाम से पहले प्रिपेयर होके जाएंगे, मेरे कोर्स के थ्रू या फिर कहीं से भी आप रेफरेंस ले रहे हैं तो। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जो आपका सिनेरियो 2 है उसको नहीं पढ़ते क्योंकि वो कह रहा है कि सीधा आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलो, एप्लीकेशन फीस क्या? SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 59 रुपीज और अदर कैटेगरी क्लाइंट्स के लिए 1180 आपको बॉन्ड भरना होगा। ठीक है, फिर ये बात हमें पता है, आप मुद्दे की बात बताओ हमें पढ़ना क्या है। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस दे रखा है? तो आंसर है नहीं, इसके अंदर कोई सिलेबस नहीं दे रखा है। सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं ना, जो पुराने एग्जामिनेशन है उसको ध्यान में रखते हो, आपको सिलेबस बता रहा हूं। तो आपको आपका जो सिलेबस है वो 5 मॉड्यूल में डिवाइड करा गया। जो फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स है कहीं ना कहीं वो आपने पहले पढ़ रखे होंगे, बेसिक आपको आइडिया होगा, उसको सिर्फ ब्रश अप करना है। बट जो आपके मॉड्यूल नंबर 4 और मॉड्यूल नंबर 5 है उसमें टेक्निकल नॉलेज है और अच्छे खासे क्वेश्चन, IBPS इजी क्वेश्चन नहीं पूछता आप एग्जामिनेशन में, अच्छे खासे लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछता है वो। चलो, जो आपका मॉड्यूल 1 है जिसमें बेसिक नॉलेज ऑफ क्रेडिट है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग क्या है, जब आप लेंडिंग करोगे तो किन किन मोटी मोटी बातों का ध्यान रखोगे, आपका पैसा सेफ रहना चाहिए, ठीक है जी, बोरोवर ठीक साउंड होना चाहिए, साथ में क्रेडिट की पॉलिसी क्या है, आप जिस भी बैंक में जाओगे तो उसकी खुद की क्रेडिट की पॉलिसीज होती है, वो डिसाइड करके रखते हैं कि हम एक पर्टिकुलर सेक्टर में इतना एक्सपोजर नहीं लेंगे। अच्छा, ये सारी बातें फ्लो कहां से होती है? वो सेंट्रल बैंक से फ्लो होती है। सेंट्रल बैंक कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्ट्रिक्शंस डालता है, उसी को देखते हुए क्रेडिट पॉलिसीज बनाई जाती है हर एक बैंक की। ठीक है, टाइप ऑफ बोरोवर्स की बात करें तो कंपनी आपसे पैसा मांगने आ रही है, इंडिविजुअल पैसा मांगने आ रहा है, पार्टनरशिप फर्म मांगने आ रही है, क्रेडिट डिलीवरी कैसे होगी, सोल बैंकिंग है, मल्टीपल बैंकिंग है, कंसोर्शियम लेंडिंग है, सिंडिकेट लेंडिंग है, उसके बारे में क्रेडिट अप्रेजल आप चेक कर रहे हो, हाँ भाई जो मेरे पास क्लाइंट आया उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा है, कितना पैसा हम दे सकते हैं, तो वो सारी बातें इसके अंदर होगी। तो मॉड्यूल 1 कहीं ना कहीं बेसिक है बट इसकी नॉलेज की रिक्वायरमेंट जरूरी है ताकि आप बाकी सारी चीजों को क्रेडिट के पर्सपेक्टिव से, बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से समझ सके। ठीक है जी, रेशियो एनालिसिस तो सबको आता है बट बैंकिंग एक बैंकर के पर्सपेक्टिव से समझने के लिए ये मॉड्यूल 1 करना जरूरी है। चलो, मॉड्यूल 2 के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आप में बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता होने चाहिए। जो भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने MBA तो कर रखा है फाइनेंस के अंदर, आपने कहा कि जी MBA कर ली, बट पता है कि इसके अंदर थोड़ा सा आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो शेड्यूल 3 क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है रेशियो एनालिसिस। आप चाहे ऑन जॉब जब काम करेंगे तो आपको रेशियोज के ऊपर कमेंट करना है। आपको बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप उसको सॉफ्टवेयर में फीड करेंगे।
अब जैसे आप सॉफ्टवेयर में उसको फीड करेंगे तो वो अगर करेक्ट आपने फीड करा होगा तभी जो रेशियोज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है उसके ऊपर वो करेक्ट होंगी जो रेशियोज निकल रही है, और तभी आप सही कमेंट कर पाएंगे कि रेशियो कैसी है, क्या ये मतलब एनालिसिस अपना दे पाएंगे। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और फिर रेशियो एनालिसिस के अंदर की इंटरप्रिटेशन क्या है। तो रेशियो एनालिसिस के ऊपर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है जी। तो एक अगर पहले पर्टिकुलर मॉड्यूल की बात करूं तो रेशियो एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके जी, आपका मॉड्यूल 3 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर बात करूं तो कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल डिसीजन जो लेवरेजेस होते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, उसके ऊपर काफी क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। साथ ही साथ मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बेसिक्स हैं ये, ठीक है जी। अब आता है आपका मॉड्यूल 4 से जो स्पेसिफिक आपके क्या कहते हैं बैंक के रिलेटेड है, जो एक्चुअल में जाके आप काम करने वाले अपनी क्या कहते हैं क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर, जो कि है फैसिलिटीज, जो आप पैसा देने वाले हैं किस फॉर्म में देंगे। वर्किंग कैपिटल हो सकता है, टर्म लोन हो सकता है, एक्सपोर्ट फाइनेंस हो सकता है, होता है ना क्या कहते हैं आपका प्री शिपमेंट क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, कि आपने स्टॉक को बनाने के लिए पैसा दिया, एक्सपोर्ट फाइनेंस की बात करें। पोस्ट शिपमेंट है कि आपने शिप कर दिया गुड्स को और आपके पास पैसा रिसीव होने वाला है, अभी जो फॉरेन की पार्टी वो पैसा देगी, तो उसको पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट बोला जाता है। ऐसी रिटेल लोन हो गए, हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन हो गए, ठीक है। साथ में ही नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी, इसका क्या मतलब है, आपका पैसा नहीं जा रहा, बैंक का पैसा नहीं जा रहा, बट बैंक कहीं ना कहीं गारंटी दे रहा है, कह रहा है मेरा फंड नहीं जा रहा, बट अगर कुछ गलत होगा तो बैंक कह रहा है मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं पैसे दूंगा। तो इसके अंदर बैंक गारंटी आ जाती है, लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाता है, बैंक कहता है फॉरेन पार्टी को, या फिर इनलैंड भी हो सकती है लेटर ऑफ क्रेडिट। मतलब क्या बोला, अगर मैं बायर हूं, मैं कह रहा हूं यार मेरे को थोड़ा सा सामान चाहिए, बट जो पार्टी है ना वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती, तो मैं बैंक के पास गया, बैंक ये वाली पार्टी कह रही है कि हम आपको माल तो देना चाहते हैं बट आप पे हम ट्रस्ट नहीं करते, तो कहीं से हमें कुछ क्या कहते हैं कंफर्ट दिलाओ। तो मैं बैंक के पास गया, बैंक आप इसको लेटर ऑफ क्रेडिट इधर इशू कर देंगे, ये मेरे को माल दे देगा क्रेडिट पे, और जैसे ही मेरा क्या कहते हैं पैसा आ जाएगा मेरे पास, मैं इसको पैसे दे दूंगा। बैंक कहेगा मैं आपको क्यों आपके नाम का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करूं, तो मैं बोलूंगा आप मेरा कुछ कोलेटरल रख लो, कोई सिक्योरिटी रख लो, मैं आपके बैंक में अकाउंट मेंटेन कर दूं, पैसे तो होते हैं ना, कोई गलत कंडक्ट थोड़ी है। तो बैंक कह रहा हाँ बात तो ठीक है, तो बैंक कहेगा कि हाँ ठीक है मैं आपको एक नॉन फंड बेस्ड लिमिट दे देता हूँ। बैंक अपने आप को सेव करके चलेगा, बैंक सिक्योरिटी रखवाएगा, कोलेटरल रखवाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेगा, उसके बेसिस पे बोलेगा हाँ ठीक है आपको हम 5 करोड़ की नॉन फंड बेस्ड की क्रेडिट लिमिट दे रहे हैं। अब मैंने बोला इस पर्टिकुलर पार्टी के नाम पे वो लेटर जरा इशू कर दो, तो बैंक ने उसको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया कि हाँ जी इसको आप माल दो, कोई दिक्कत होगी तो बैंक कह रहा है मैं पेमेंट करूंगा। बैंक इसलिए कह रहा है मैं पेमेंट करूंगा क्योंकि बैंक अपने पार्ट में सारा एनालिसिस अप्रेजल करके रखता है, साथ में कोलेटरल भी रखता है। अगर आगे जाके कोई दिक्कत आई, मैंने पैसे नहीं दिए, तो बैंक पैसे देगा और बैंक इसको मेरे से रिकवर कर लेगा, उसके तरीके बना रखे हैं, ठीक है जी। सर हमें बात समझ आती है, फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड हमें समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, बाकी हम जब आपसे पढ़ेंगे तो हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके जी, ओके जी। चलो जी, मॉड्यूल 5 आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरबीआई के सर्कुलर्स, जो लेटेस्ट बातें चल रही है लास्ट 6 मंथ्स के, क्योंकि 3 मंथ्स में काफी क्वेश्चन आते हैं, बट मैं आपको 6 मंथ्स के आरबीआई के सर्कुलर्स पढ़ाऊंगा, साथ में एमसीक्यूज भी दूंगा, और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स है इनके अंदर मास्टर सर्कुलर्स आते हैं बड़े बड़े, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, आना ही आना है क्वेश्चन, आईरैक नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, आना ही आना है क्वेश्चन। जो आपके एनपी की क्लासिफिकेशन होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, वो आईरैक नॉर्म्स के थ्रू होती है। गवर्नमेंट की स्कीम्स अलग अलग आती है। अगर बात करें पिछली बार जो एग्जामिनेशन होता स्केल 1 का, तो एनसीजीटीसी जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी है, वो अलग अलग टाइप की क्या कहते हैं गारंटीज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग लोन के लिए। अगर बात करें एजुकेशन लोन के ऊपर, तो उस पर हमारा इंडियन बैंक एसोसिएशन है, आईबी है, वो एक स्टैंडर्डाइज एजुकेशन लोन के ऊपर नॉर्म्स लेके आता है, वो इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट हो गया, इनके पास इंपॉर्टेंट रेगुलेशन। ऐसे ही आईबीसी इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सरफेसी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये सारे की सारे एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी रेस्ट अश्योर्ड आपको जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है वो सारा आपके कोर्स में कवर होगा। साथ ही साथ मैं यूट्यूब पे भी उसकी वीडियोस लेकर आता रहूंगा, जो भी कोर्स को रेफर नहीं कर रहे होंगे उनको भी एक आइडिया मिलता रहेगा कि किन किन की चीजों को पढ़ना है, ठीक है जी।
ओके तो अभी आपका क्या कहते हैं स्केल 1 के लेवल पे बैंक ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन हुआ था, जिसके अंदर 16 सिलेक्शन दिए थे रमन लूथरा क्लासेस ने आउट ऑफ 35 टोटल सिलेक्शंस। आपको कोई भी और क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट इसके सिलेक्शन का नंबर नहीं देगा, क्योंकि ये वाला एग्जामिनेशन हमारा फर्स्ट एग्जामिनेशन था क्रेडिट ऑफिसर का, और इसके अंदर मोस्टली इंस्टीट्यूट्स को हमने पीछे छोड़ दिया था। किसी के भी आप बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स को जाके चेक कर लो, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर स्केल 1, ये भी पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट ऑफिसर का स्केल 1 का एग्जामिनेशन है। तो इसके अंदर हम एकदम डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं। डिटेल में क्वेश्चन आता है, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं आता। वो जमाना गया जब ऊपर ऊपर से 2 क्वेश्चन पूछ के कहते थे हाँ भी मेरी प्रिपरेशन होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर बात करें, अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, यूसीपीडीसी एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर से क्वेश्चन आ रखे हैं। FADAI होता है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो जो क्वेश्चन का लेवल वो काफी अच्छा है। चलो सर, डराओ मत सर, आप हमें पढ़ाओ, पढ़ाएंगे आगे जाके। आप मेरे कोर्स को रेफर कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन पे जाके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। काफी नॉमिनल फीस रखी है पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट ऑफिसर का एग्जामिनेशन के लिए। सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज हम पढ़ाएंगे, जिसके अंदर कोर्स की फीस है 1999। सर बाकी का हम कैसे प्रिपेयर करें, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश? जी मेरे से बहुत बेटर टीचर्स, अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट पे किसी टीचर्स को लेकर भी आता हूँ तो जो मार्केट में अभी एक्चुअल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो अवेलेबल टीचर्स हैं, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं अगर किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में एंट्री करता हूँ तो कोशिश करता हूँ उसमें बेस्ट सर्विसेज दे चुका हूँ। तो मेरे को पता है ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो क्यूआरई के पार्ट को काफी अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो क्यूआरई आप स्पेशलाइज टीचर से ही पढ़े, और साथ में प्रोफेशनल नॉलेज आप हमसे कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे से कुछ बात करनी है तो मेरी एप्लीकेशन पे जाके आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। चलो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा बाय बाय।